हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ललित एंड आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में, दैट गोना बी डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस होती है जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन एनोलॉजी, अगेन इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवन इससे रिलेटेड आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आ जाता है। सो ये रिपीट टॉपिक है एक, एंड फैलिसिस। So we're gonna discuss one by one all these topic and first let's start with definition. But उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसी के साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन फॉर NTA नेट कॉमर्स बैच, देन दीज आर द डिटेल्स that you should go through it. The number one thing you will get in the online mode preparation NTA Net Commerce batch, that is everything as per updated syllabus of Net Commerce, complete notes for all the sections of paper 2 and paper 1 on daily basis, daily practice questions that is again strictly based on the exam pattern, videos and audios for difficult topics, and total 4000 questions with correct answers within stipulated time period. Also you will get unit wise test for all the units of paper 1 and paper 2, full length mock paper that is completely based on net exam, prizes for the students who qualify JRF, well maintained Facebook and a WhatsApp group, so in case you have any kind of a doubt regarding your any subject, so you can ask, you will get a dedicated Facebook and WhatsApp group, and all this you will get at average nominal fee of less than ₹20 per day. So if you are interested, make sure you contact Vikas Abhishek on this number or Jyoti Tandon on this number. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। एंड इसमें आता है हमारा सबसे पहला टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में इंटेंशनल डेफिनेशन। सो कुछ अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशन है जो वन बाय वन हम समझेंगे। बिल्कुल बेसिक सी है, बस आपको एक बार इसको यहाँ क्लास में ही अगर आप अच्छे से थोड़ा ध्यान से सुन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड देन उसके बेसिस पे कोई भी स्टेटमेंट और ऑप्शन आ जाता है डेफिनेशंस का, सो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट। इंटेंशनल डेफिनेशन क्या होती है? डेट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज और फीचर्स। कोई भी एक टर्म है, उसका मीनिंग डिस्क्राइब कर रही है एंड देन उसके फीचर्स जो डिस्क्राइब करती है। तो दो चीज़ें हमें याद रखना है, फीचर्स एंड मीनिंग। दैट इज इंटेंशनल डेफिनेशन। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें, वाटर को हम अगर केमिस्ट्री में डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? H2O, राइट। एंड ये बेसिकली इसके फीचर्स क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड होता है नेचर में, ये सारे उसके फीचर्स में आ गया। तो ये जो दोनों टर्म्स को डिफाइन करता है वो हमारा हो गया इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल के बाद आता है एक्सटेंशनल। इसमें क्या आता है? बेसिकली इट स्पेसिफाइज द क्लास मेंबर्स ऑफ द टर्म, कि कोई एक पूरी एक टर्म है और उसके अंदर जो मेंबर्स है उनको जो डिफाइन कर रहा होता है उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन में। जैसे कि सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में जितने भी जो प्लैनेट्स है, लाइक मरकरी हो गया, अर्थ, वीनस, जुपिटर, प्लूटो, राइट। सो ऑल these terms are or these members are classifying in the solar system. जब इनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टर्म के अंडर, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन। थर्ड है हमारा लेक्सिकल डेफिनेशन। लेक्सिकल डेफिनेशन बेसिकली मीन्स डिक्शनरी मीनिंग। ये एक जस्ट अ सेकेंड, यस, डिक्शनरी मीनिंग, कि कोई भी अगर एक टर्म है उसका जो डिक्शनरी मीनिंग क्या है, बेसिकली वो जो डिस्क्राइब कर रहा होता है, दैट कम्स अंडर द लेक्सिकल डेफिनेशन। नेक्स्ट इज स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन इज बेसिकली अ स्पेसिफाइड डेफिनेशन, सो जो बेसिकली यूज होती है टू डिस्क्राइब लाइक स्लैंग्स हो गया, राइट, या इडियम्स जो यूज करे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है और एक वो न्यू मीनिंग उस टर्म को असाइन कर रहा होता है, राइट। सो इट इज यूज्ड टू असाइन अ न्यू मीनिंग टू अ टर्म वेदर और नॉट द टर्म हैज ऑलरेडी गॉट अ मीनिंग।
सो जनरली ये जो इडियोम्स या स्लैंग्स जितने भी यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब उनको एक्सप्लेन करा जाता है, दैट कम्स अंडर द स्टिपुलेटिव डेफिनेशन. नेक्स्ट इज प्रिसाइसिंग डेफिनेशन. प्रिसाइसिंग डेफिनेशन इज बेसिकली मीन्स जहाँ पे कोई भी वेग या कोई एम्बिग्यूअस टर्म है उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो डिफाइन करा जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, वायरस का एग्जांपल दे रखा है, तो वायरस क्या है, वेग या एम्बिगियस टर्म है, तो इसका जो मीनिंग को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सो वो हमारा आ जाता है प्रिसाइसिंग डेफिनेशन के अंडर. तो बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ होता है, लीगल एरियाज हो गए या साइंटिफिक एरियाज हो गए और मेडिकल एरियाज, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनका अपने आप में अगर बात करें काफ़ी वेग मीनिंग होता है या एम्बिगियस टर्म होती है बेसिकली. तो उनको डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पे डेफिनेशन, उन टाइप्स की जो डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिसाइसिंग डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है परसुएसिव डेफिनेशन. परसुएसिव डेफिनेशन इज बेसिकली मीन्स दैट इज रिलेटेड टू सम इमोशंस, लाइक कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन इमोशन उससे अटैच्ड है एंड देन उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ रिटोरिक टूल इन अ डिबेट और डिस्कशन. तो उस केस में वो डेफिनेशन होती है परसुएसिव डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन कोई एक टर्म है उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है विद द लाइक बैक्ड अप बाय द लाइक सम नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन किसी डिबेट में, राइट, अपना प्रूफ करने के लिए पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं परसुएसिव डेफिनेशन, जहाँ पे अपना प्रूफ पॉइंट करने के लिए उस डेफिनेशन को वो यूज़ कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, समवन अगेंस्ट अबॉर्शन might offer the definition of abortion as a murder of an innocent person during pregnancy. कि अगर एक कोई पर्सन है जो अगेंस्ट है अबॉर्शन के, तो वो क्या डेफिनेशन दे रहा है यहाँ पे अबॉर्शन की, मर्डर ऑफ एन इनोसेंट पर्सन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मीन्स वहाँ पे वो क्या है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है ऑलरेडी वो टर्म कैरी कर रही है. यहाँ पे मर्डर सजेस्ट करा गया है कि जो वो अबॉर्शन है दैट इज काइंड ऑफ अ मर्डर, अ रॉन्गफुल किलिंग, राइट. तो बेसिकली ये अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए ऐसी टर्म्स में जो है डेफिनेशन जो दी जाती है वो हमारी आ जाती है परसुएसिव डेफिनेशन में. एंड सच अ डेफिनेशन इज श्योरली नॉट अप्रोप्रिएट इन द फेयर डिबेट ऑन द मॉरल लेजिटिमेसी. तो यहाँ पे अगर अबॉर्शन की हम बात करें, इवन दो इट माइट बी यूजफुल एज अ रिटोरिकल टूल. रिटोरिकल टूल बेसिकली मीन्स अपना जो आर्ग्यूमेंट जब हो रहा है उसमें जो पॉइंट प्रूफ करने के लिए इट कैन बी यूज. सो ये आ जाता है हमारा परसुएसिव में. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन. ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स दैट प्रोवाइड सम मीनिंग टू अ टर्म बाय स्पेसिफाइंग अ मेजरमेंट प्रोसीजर. सो अगर कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसीजर को स्पेसिफाई करके उस टर्म का मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा आता है ऑपरेशनल में. ऑपरेशनल में यहाँ पे आ जाता है प्रोसीजर से रिलेटेड. ऑपरेशनल मीन्स हियर प्रोसीजर. फंक्शनल डेफिनेशन मीन्स दैट स्पेसिफाइज द पर्पस और यूज ऑफ द आइटम्स डिनोटेड बाय द टर्म. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके फंक्शन से, राइट, कि किस पर्पस के लिए वो यूज करा जा रहा है, उससे अगर हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है यहाँ पे फंक्शनल डेफिनेशन पर. Next is ostensive definition, that is developed by showing someone an object and attaching a word to it. Like basically इसमें हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि defining red by pointing out the red objects like apple, stop signs, roses, etc. are the examples of ostensive definition. Like यहाँ पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं एंड देन उससे अटैच कर रहे हैं कोई वर्ड. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एप्पल्स दिखाए, स्टॉप साइंस दिखाए, रोजेस दिखाए, ये सबको ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं एंड देन उससे वर्ड के अटैच कर रहे हैं रेड, राइट, रेड कलर या रेड यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे इस वे में जब किसी चीज़ को डिफाइन करा जाता है दैट कम्स अंडर ऑस्टेंसिव डेफिनेशन. लास्ट आता है एनोलॉगस डेफिनेशन. तो यहाँ पे बेसिकली एनोलॉजी जो हम करेंगे उसके जैसे हो गया, जो आपस में लाइक सिमिलर कुछ होता है, जैसे कि ब्रेन एंड कंप्यूटर आर एनोलॉगस, राइट. जैसे कि ब्रेन हमारा और कंप्यूटर में यहाँ क्या बात कर रहे हैं, दोनों ही एक काम प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को एंड देन आउटपुट जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे दोनों बोथ आर
बोथ यू कैन से लाइक दोनों के फंक्शंस जो है बेसिकली दैट आर सिमिलर, राइट। तो जहाँ पे भी हम कोई सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो वहाँ पे वो हो जाता है एनालॉगस डेफिनेशन। सो दीज आर द सम डेफिनेशंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सी डेफिनेशन है, सो दैट्स वाई वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस। नेक्स्ट आता है इसमें एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आते हैं। बेसिकली एजर्शन मतलब क्या है, यहाँ पे कोई आपको एक पॉइंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है अगेन, एंड देन उस स्टेटमेंट का जो है रीज़न दे रखा है, राइट। एक पहले आपको स्टेटमेंट दे दी एंड देन स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या दे दिया, रीज़न, एंड देन हमें बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट ठीक है और उसका जो रीज़न है वो भी ठीक है, या स्टेटमेंट गलत है लेकिन रीज़न जब हम बात कर रहे हैं वो सही है, या दोनों ही सही है बट जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है एज पर द स्टेटमेंट ए, और या जो दोनों ही ट्रू है एंड जो स्टेटमेंट जो रीज़न है दैट इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली 4 इसमें आउटकम्स होती है। ए मतलब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, एजर्शन की कुछ भी यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं वेदर इट इज़ ट्रू और जो उसका रीज़न है वो फॉल्स है, या एजर्शन फॉल्स है रीज़न ट्रू है, दोनों ही ट्रू है लेकिन आर जो है रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उस स्टेटमेंट का, या दोनों ही ट्रू है और आर भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस टाइप के ऐसे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं एंड हमें यहाँ पे क्रिटिकली पढ़ना होता है अच्छे से कि क्या स्टेटमेंट है और क्या उसका जो रीज़न है वो उसको बैक कर रहा है या नहीं। So let's look at the some examples of assertion and reasoning question. So there is a question number 1. Most of the prominent places in Asian civilization grew near rivers. तो इसका रीज़न क्या दे रखा है यहाँ पे कि पहले स्टेटमेंट है कि जितने भी जो प्रोमिनेंट प्लेसेस थे जो रहे हैं एशियन सिविलाइजेशन में, दैट ग्रीव नियर रिवर्स, कि जो भी रिवर्स के पास थे दैट वर द प्रोमिनेंट प्लेसेस इन एशियन सिविलाइजेशन। इसका रीज़न यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ऑल्सो वर्क एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें समझ आई स्टेटमेंट क्या कह रहा है एंड यहाँ पे रीज़न भी उसका बैक कर रहा है कि क्यों वहाँ पे वो सिविलाइज्ड हुए, क्योंकि जो रिवर्स के पास थे, और रिवर्स क्या होता है, वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए एंड ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, राइट। सो यहाँ पे दोनों ही क्या है, ट्रू है। तो ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइड्स इंडिकेट द रेगुलर एंड द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी लेवल, एंड नेक्स्ट इसका रीजन दे रखा है टाइड्स आर कोज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सी लेवल। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें कॉमन सेंस को भी बीच में यूज करना है लॉजिकल रीजनिंग में, कि वी नो कि जो टाइड्स है देयर इज अ रेगुलर पीरियोडिक राइज एंड फॉल होता रहता है, राइट। एंड यहाँ पे इसका रीजन भी दे रखा है, ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सी लेवल। सो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ठीक है, जो रीजन है वो भी यहाँ पे ठीक है। तो अगेन इस केस में ऑप्शन इज डी, ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, that is A. Next, carbon monoxide when inhaled causes death. रीजन इसका क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। सो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं देन इट कॉजेज द डेथ, एंड सेकेंड यहाँ पे दे रखा है कि इसको जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होती है हेमोग्लोबिन से, इसलिए इसका ये रीज़न है, तभी उससे जो डेथ होती है। सो अगर आप बेसिक यहाँ पे सेंस हम यूज़ करें अपनी जो हमने पढ़ा है साइंस में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट अगेन ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, that is A. So again option is D. So इस टाइप के क्वेश्चन जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो हम अपनी लास्ट क्लास में करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं
क्योंकि ये इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं, करने से ही होते हैं, राइट। इसका कोई ये नहीं है कोई एक दो चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका कर लिया। मेन थिंग इज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आप समझोगे कि क्या स्टेटमेंट है, उसका लॉजिकल सेंस क्या बन रहा है और क्या रीज़न उसको बैक कर रहा है या नहीं, उसके बेसिस पे ही यू कैन ईजिली आंसर। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस। फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसिस से कि फैलेसीज होती क्या है। सो फैलेसी इज बेसिकली द एरर्स बट कैन ऑल्सो बी अ ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग। कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी एक आर्ग्यूमेंट में, तो वहाँ पे प्रेमाइसिस होता है एंड कंक्लूजन होता है, राइट। तो बेसिकली व्हेन देयर इज सम एरर ऑफ रीजनिंग, whether it is used like as a trick of reasoning just like to deceive or manipulate his audience, और या बेसिकली वो एक्सीडेंटली जो है एरर जो है रीजनिंग में हुआ है, दोनों ही केस में दैट टर्म्ड एज अ फैलेसी। तो फैलेसी यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि इट इज एन एरर ऑफ रीजनिंग इफ इट अकर्स एक्सीडेंटली, और इट इज अ ट्रिक ऑफ रीजनिंग इफ अ स्पीकर और राइटर यूजेज इट इन ऑर्डर टू डिसीव और मैनिपुलेट हिज ऑडियंस। तो अगर वो एक्सीडेंटली अकर हुई है तो वो एरर ऑफ रीजनिंग होगा, बट अगर वो एज अ यूज करा गया इंस्ट्रूमेंट टू डिसीव और मैनिपुलेट द ऑडियंस, तो उस केस में दैट इज अ ट्रिक ऑफ रीजनिंग, राइट। सो दोनों ही यहाँ पे जो है फैलेसी को डिफाइन करता है। सो फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट और एन अपेरेंट आर्ग्यूमेंट विच प्रोफेसेस टू बी द डिसीसिव ऑफ द मैटर एट द इशू वाइल इन रियलिटी और इट इज नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ हम जो है पॉइंट मेक कर रहे हैं या कोई भी अपना जो रीजनिंग दे रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट इन रियलिटी, दैट इज़ नॉट ट्रू, हम अपनी ही एजम्पशन लगा रहे हैं जस्ट एज अ वे ऑफ ट्रिकिंग अदर्स। Fallacies weakens the argument and in doing so it weakens the overall strength of our paragraph or assignment. So basically fallacies यहाँ पे होती है अगर वो क्या एरर हो रहा है या कोई भी ऐसा ट्रिक है, तो जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म हो रहा है उसको वो वीक कर देता है, इट वीकन द आर्ग्यूमेंट। 5 कॉमन कैटेगरीज है फैलेसिस की। बेसिकली इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। लाइक हो गया यूजिंग फीलिंग्स, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, जनरलाइजेशन, इररेलेवेंट कनेक्शन। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरीज होती है। इसके बेसिस पे फैलेसिस को यूज़ करा जाता है एज अ ट्रिक, और बेसिकली एज अ ट्रिक मेनली। फॉर्मल फैलेसीज, now formal fallacies are basically the errors of logic where the conclusion is not supported by the premises। तो जब हम फॉर्मल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रीमिसेस है उसके बेसिस पे क्या है, कंक्लूजन नहीं होता, राइट। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ऑल बग्स आर कार्निवोर्स, तो यहाँ पे ऑल बग्स आर कार्निवोर्स, ऑल रैट्स आर कार्निवोर्स, तो ये हो गया वेन डायग्राम इसका। अब यहाँ पे दे रखा है ऑल रैट्स आर ब्लैक बग्स। अब रैट्स और ब्लैक बग्स में कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं है, इट्स नॉट अ सबसेट ऑफ दैट। तो ये जो कंक्लूजन है दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय दीज प्रीमिसेस, तो इस केस में दैट इज अ फॉर्मल फैलेसी, जहाँ पे जो प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो जो आर्ग्यूमेंट है स्टिल जो है वो करेक्ट नहीं होता, दैट डजंट फॉलो दैट प्रीमिसेस, राइट। So informal fallacies basically can take many forms when it comes to our routine lives. Like जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या आर्गुमेंट फॉर्म हो रहा है जहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है लैंग्वेज का, यू कैन से ग्रामेटिकल एरर या इलॉजिकल थिंग्स बात कर रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई एक ऐसी कोई भी स्टेटमेंट बोल दी। सो बेसिकली प्रीमाइसिस आर अनसाउंड, एंड जहाँ पे प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन के बीच में कोई रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। तो वो सारी जो काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती है वो हमारा आता है इनफॉर्मल फैलेसिस में। They may bring irrelevant information into an argument or they are based on the assumptions that when examined prove to be incorrect, but it may not always be easy to spot them. So basically irrelevant information argument में लाना, कोई भी illogical चीज़ है उसको प्रेजेंट करना अपना प्रूफ पॉइंट करने के लिए, बट इन जनरल जब उनको एग्जामिन करा जाता है दे आर जनरली इनकरेक्ट, बट उनको ईजिली जो है स्पॉट करना इजीली स्पॉट नहीं कर पाते बिकॉज दैट इज सो रूटीन इन नेचर। सम मूव्स आर ऑलवेज फेलिशियस एंड अदर मे बी अलाउएबल ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट।
नेक्स्ट इज व्हाट इज एनोलॉजीज। सो एनोलॉजी बेसिकली यहाँ पे हम बात करें सिमिलर आइटम्स की, जैसे कि डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उसके बीच में क्या सिमिलर रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 3 टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नंबर एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी एंड वर्ड एनोलॉजी। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। नंबर एनोलॉजी। नंबर एनोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, एक सीक्वेंस दे दिया होता है आपको, कुछ भी नंबर्स का सीक्वेंस दे दिया, जैसे कि यहाँ दे दिया है आपको 3, देन 8, देन यहाँ पे आपको दे दिया 15 एंड देन आपको दे दिया यहाँ पे 26 एंड आपको बताना है नेक्स्ट क्या है, राइट। तो ये आपको सीक्वेंस यहाँ पे दे दिया। अगर आप आइडेंटिफाई करो यहाँ पे क्या है 5 का गैप है, देन यहाँ पे क्या डिफरेंस है 7 का, देन यहाँ पे कितना है 11 का, तो 5 देन 7 यहाँ पे क्या है ये प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 13, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पे ये हमें जो ये सीक्वेंस जो होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना होता है। कोई भी सीक्वेंस आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसे ही सीक्वेंस आएंगे। तो अगेन हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने होते हैं। 1 नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ द अदर, एक नंबर यहाँ पे स्क्वायर या स्क्वायर रूट हो सकता है दूसरे का, क्यूब या क्यूब रूट की रिलेशनशिप दे दी, दोनों के बीच का डिफरेंस इवन ऑड या कुछ प्राइम नंबर ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा। तो इसके बेसिस पे बेसिकली किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, what number will follow the given series 3, 6, 11। तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 18, 11 + 7 18। सो ये जस्ट हमें प्रैक्टिस से ही आएगा कि हमें देखते सार अगर वो पैटर्न समझ आ गया वी कैन ईजिली आंसर, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अगर आप इसमें ट्राई करो 121:12, 25:डैश, तो ये एनोलॉजी है, जो इन दोनों में सिमिलैरिटी है वो सेम हमें यहाँ पे देखना है कि क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा इसको समझे क्या यहाँ पे हो रहा है, 121 तो हमने पढ़ा था पीछे अभी स्क्वायर, क्यूब या मल्टीप्लाई या ऑड इवन ये सारे रिलेशनशिप दे देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर की लग रही है, ये 11 का स्क्वायर है 121 एंड देन नेक्स्ट है 12, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, नेक्स्ट टर्म क्या होगी देन 6। तो इसके बेसिस पे जो है ऐसे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट है लेटर एनोलॉजी। नाउ लेटर एनोलॉजी सबसे इजी है, क्योंकि मैं भी आपको एक सिंपल हैक आपका हो या उसे कुछ भी आप बोलो बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो करा तो कभी भी आपका जो है लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या है वो, बेसिकली कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जो भी आपको रफ शीट मिलेगी वहां पे आपने क्या करना है, ए से लेके जेड तक पूरे यहाँ पे आपने लिख लेना है, ABCDEFGHI, यहाँ पे 13 ऊपर लिख लो आप और 13 नीचे, 3 3 6 3 9 JKL, ABCDEFGHIJKLM, ओके, NOPQRSTUVWXYZ, ये आपके हो गए A to Z आपने पहले लिख लिया, राइट। मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगेंगे लिखने में। अब आपने देखा अच्छा पैटर्न क्या दे रखा है, जनरली यहाँ पे एनोलॉजी वाला आया तो यहाँ पे पैटर्न देखना है आपने क्या दे रखा है, पहले ये किस पैटर्न में ये चल रहा है हमें ये देखना है यहाँ पे, राइट। Y है और यहाँ पे क्या है ये U है, इसको इरेज करके एक बार सही लिख देता हूँ, U और V में कंफ्यूजन हो रही है। ओके, यस, U एंड V। अब यहाँ पे ये Y है और यहाँ पे ये U है,
आप देखो बैकवर्ड चल रहा है कितना, बैकवर्ड 3। अब देखो यहाँ पे W है, यहाँ पे S है, W S कितना बैकवर्ड चल रहा है 3। यहाँ पे Z है, यहाँ पे V है, Z 3। मतलब आपने अगर ये लिख लिया ABCD तो आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा पैटर्न बन क्या रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, बैकवर्ड चलना है उसके 3 में और बस कर देना है क्वेश्चन, राइट। सब में देख लिया, यहाँ पे x देखो, x 1 2 3, देन ये भी बैकवर्ड, 3 छोड़ के 4th 1 आएगा तो m, यहीं से आपने देख लेना है 1 2 3, ये आ जाएगा I। देन नेक्स्ट क्या है K 1 2 3 G। देन यहाँ पे क्या है हमारा नेक्स्ट N, देन 1 2 3 J। देन लास्ट क्या है L 1 2 3 4। I G J H ऑप्शन बी। इस वे में आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा इफ़ यू डू इन एग्जाम्स लेटर एनोलॉजी। यहाँ पे आप लिख लो और देखो पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है, +3। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है +3 -1, राइट, मल्टीप्लाई बाई 2 +1 +4, और यू कैन से बैकवर्ड, और यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता रहता है। यहाँ पे बैकवर्ड था सीक्वेंस, कहीं पे फॉरवर्ड होगा, तो उस वे में यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इफ़ यू राइट फर्स्ट ABCD कंप्लीट। जैसे यहाँ पे एक और अगर हम देखें, हमें ये आइडेंटिफाई करना है और ये हमें दे रखा है, तो इससे हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखो ये Y है, तो यहाँ पे क्या है Q है, राइट। यहाँ पे A है, तो यहाँ पे क्या है आपका S है। यहाँ पे C है आपका, तो यहाँ पे U है, और यहाँ पे E है तो W है। अब देखो आप क्या बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे देखना है Y और Q में कोई रिलेशनशिप बन रही है, Y एंड Q कितना यहाँ पे गैप है, हम देखें अगर 1 2 3 4 5 6 7 +7 यहाँ पे है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं आगे S और A में, A है और यहाँ पे S है, तो हमें बैकवर्ड यहाँ देखना है ना, राइट, या तो यहाँ पे अगर A है, तो अब अगर हम इससे बैकवर्ड जाएंगे तो कहाँ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगेन +7, मिल गई आपको रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बैकवर्ड +7, उसमें 7 ऐड करके जो 8th है वो हमारा हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखो C, बैकवर्ड जाओ 7 1 2 3 4 5 6 7, तो U होना चाहिए, U है, तो यहाँ पे हमें मिल गई +7 बैकवर्ड्स। अब हमें ये पता चल गया, अब हम यहाँ पे सीधा अप्लाई कर देंगे। I है, I से बैकवर्ड चले जाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7, A, ठीक है, यहाँ पे A तो है ही पहले। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या है K, K से बैकवर्ड जाएंगे अब हम, 1 2 3 4 5 6 7, C, A C हो गया, ये दो तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब आपको देखना है नेक्स्ट E होगा या D होगा, आंसर आ जाएगा आपका M, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, E, ACE यहाँ पे एक ही में है, तो ऑप्शन ए। सो यू सी, यू जस्ट नीड टू राइट दिस, और अगर इसके 2 क्वेश्चंस आ गए, एक भी आ गया, तो हार्डली आपके 30 सेकंड लगने हैं और आपका क्वेश्चन हो जाना है। बट मेक श्योर जब भी एग्जाम में आए आपने ABCD पूरी लिखनी है, तभी ये पैटर्न समझ आएगा +7 +3 का। वर्ड एनोलॉजी में अब क्या होता है कि यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप दे दी 2 वर्ड्स के बीच में, वो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है और उसी के बेस पे जो आगे उसी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करके आंसर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया कि फार्मर फील्ड, फार्मर कहाँ काम करते हैं, फील्ड पे, तो डॉक्टर कहाँ काम, हॉस्पिटल में। कारपेंटर फर्नीचर मैसन वॉल, कारपेंटर बनाता है फर्नीचर, मैसन बनाता है वॉल। लेंथ मीटर, डिस्टेंस लाइट ईयर, यहाँ पे हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और डिस्टेंस को लाइट ईयर में। बोटैनी प्लांट्स, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, जो प्लांट्स की स्टडी होती है उसे हम बोटैनी कहते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको, उस फील्ड को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो इस वे में हमें ये देखना है कि क्या कनेक्शन बन रहा है, कोई भी हो सकती है रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग,
सो अगेन वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दोज रिलेशनशिप. तो यहाँ पे हम देखें पहले कुछ एग्जाम्पल्स. सेलर, शिप, लॉयर. अब सेलर पता है कहाँ पे क्या रिलेशनशिप बन रही है, सेलर शिप. तो सेलर शिप पर काम करता है. लॉयर कहाँ पे काम करता है, कोर्ट पर. तो ये हो गया. लव, हेट, क्रिएट. लव और हेट की क्या रिलेशनशिप है, सीधा अपोजिट बता रहा है. तो क्रिएट मतलब कुछ बनाना, उसको अपोजिट क्या हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय कर देना. सिंपल. बुक, पब्लिशर, फिल्म, डैश. बुक कौन बनाता है, बनाता है इन द सेंस यहाँ पे हम कहेंगे कौन यहाँ पे पब्लिश, बुक का क्या है यहाँ पे, पब्लिशर जो है बेसिकली पब्लिश करता है. अगर हम फिल्म की बात करें तो वो यहाँ पे पूरा कौन करता है, प्रोड्यूसर. और भी दे रखे हैं यहाँ पे दो, एंड दैट्स लास्ट. यस. करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर इज सेम वे एज अ वेट इज रिलेटेड टू. तो यहाँ पे करंट रिलेटेड है एम्पियर से, किस वे में, उसी वे से जो वेट जो है रिलेटेड है इनमें से. तो अगर आपको बेसिक आपने साइंस पढ़ी होगी, आपको पता होगा करंट की जो एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर. तो वेट की यहाँ पे किस में मेजर हम उसे करते हैं, पाउंड में. तो सेम यहाँ पे जो रिलेशनशिप इन दोनों में है, वेट और पाउंड में भी वही रिलेशनशिप होगी. नेक्स्ट इज फिश इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे एज बर्ड इज रिलेटेड टू. फिश पानी में रहती है और बर्ड स्काई में. दैट्स इट. सो इस वे में ये आपकी जो है एनालॉजी आते हैं. हमें रिलेशनशिप देखना है, क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है. देन हमें सोचना है अच्छा कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो साथ में क्या होगा. तो इस हिसाब से आपको जितने इसके हो सके एग्जाम्पल्स करने हैं. मेन थिंग इज ये लास्ट 3 टॉपिक्स में जितने एग्जाम्पल्स इन द सेंस आप अगर किसी के 10-10, 15-15 भी अगर आप कर लोगे और आप ठीक कर पा रहे हो 10-15 एक साथ, तो इट मीन्स आपका ये ईजिली टॉपिक हो गया. और फ्री के मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि आइडेंटिफाई करो मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.